हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में। आज हम प्रस्तावना के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से संबंधित, आज हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, प्रस्तावना का आधार क्या है और पूरी प्रस्तावना ही कहाँ से ली है और प्रस्तावना है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर क्या निर्णय आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है, हम बात करें प्रस्तावना की। ये जो प्रस्तावना है, इसके बारे में यदि बात करें कि ये है क्या, अगर हम प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जिस तरीके से हम तुम लोग किताब पढ़ते हैं कि किताब में जो पहला पेज होता है उस पर प्रस्तावना लिखा होता है। उस प्रस्तावना नामक पेज पर ही किताब में अंदर क्या क्या दे रखा है सारी बात बाहर लिखी है। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। क्या है ये? संविधान का परिचय पत्र है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें संविधान का परिचय पत्र, यानी संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। अब बात यह आती है कि संविधान का परिचय पत्र यदि प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? यानी यदि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है तो फिर प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, यानी N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है कि यदि संविधान को जानना है तो आप पहले प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि संविधान है क्या। अगला यदि हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यानी प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली। इसका मतलब यह है कि संविधान का जन्म प्रस्तावना से हुआ है। प्रस्तावना से संविधान का जन्म हुआ है तो जन्म कुंडली यानी संविधान की पूरी जन्म कुंडली प्रस्तावना में दे रखी है। प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि संविधान क्या चीज है। तो यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि संविधान की जन्म कुंडली किसे कहा जाता है, यानी संविधान की जन्म कुंडली क्या है, तो संविधान की जन्म कुंडली क्या है? प्रस्तावना। यानी संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, यानी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है। यदि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है तो फिर संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर है जन्म कुंडली से आपने नाम सुना होगा K.M. मुंशी, यानी K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। यदि हम K.M. मुंशी के बारे में बात करें तो इनका नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी K.M. मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मेरे प्यारे दोस्तों,
यदि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं होता। यदि हम बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो फिर संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, ये किसने कहा है? ज्यादातर जो कहने वाली बातें ही पेपर में आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पूछे कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, यदि क्वेश्चन वहां पे नाम बोलेगा, यदि पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो आंसर है आर्टिकल 32। यदि हम यह प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। यदि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यदि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो ये कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। यानी किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना से जुड़े हुए ये तीन ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। किसने क्या कहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन ए पालीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा है, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो ये प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया है, इस बात को लेकर के ये चर्चा होती है और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि प्रस्तावना, ये जो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना के ज्यादातर हम 3 पॉइंट देखते हैं। एक तो प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार, एक तो हम बात करते हैं प्रस्तावना का विचार, और एक प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार क्या है, और एक पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, प्रस्तावना का आधार कहां से लिया है, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें विचार के बारे में, और विचार किसके कर रहे हैं हम? प्रस्तावना की। यानी प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, प्रस्तावना का आधार क्या है, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम विचार की बात करें तो जो प्रस्तावना को जो विचार लिया है वो लिया है हमने अमेरिका से। कहां के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। यदि हम प्रस्तावना के आधार की बात करें तो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 की जो 5वीं बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन कारणों के चलते उस समय पारित नहीं हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो वर्तमान प्रस्तावना का आधार ही था। यदि हम बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो प्रस्तावना के बारे में जो हम यानी इंपोर्टेंट पॉइंट जो समझना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो ये पॉइंट वही है जो पेपर में आते हैं। यानी प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, प्रस्तावना का आधार क्या है, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रस्तावना से जुड़े हुए बिंदु हम आगे आपको बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में, यानी प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है।
प्रस्तावना के मुख्य तत्व। यदि हम प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात करें तो मुख्य तत्व 3 प्रकार से हम देखते हैं। 3 जो प्रकार है मुख्य तत्वों के प्रस्तावना में, सबसे पहला है संविधान का स्रोत, यानी संविधान का स्रोत क्या है। अगला पॉइंट, संविधान का स्वरूप, यानी संविधान का स्वरूप क्या है। यदि हम आगे बात करेंगे संविधान का उद्देश्य, यानी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यानी प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनमें संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है। इन 3 पॉइंटों से ही पता चल रहा है कि संविधान है क्या, यानी संविधान का स्रोत क्या है। संविधान के स्रोत में यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ देखेंगे हम भारत के लोग अर्थात जनता, यानी यहाँ ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संविधान का स्रोत क्या है। वहां जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाले, यानी इस तरीके से जब हम जो शब्द देख रहे हैं, हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोग जैसे शब्द यहाँ पर देख रहे हैं तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, यानी संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता। इसका पता कहां से चलता है, प्रस्तावना से। यानी भारत के संविधान का स्रोत भारत की जनता है। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, प्रस्तावना से। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता। यदि हम स्वरूप की बात करें तो स्वरूप की यहां जो बात करने वाले हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब हम इन शब्दों को देख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाली, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम संविधान के स्वरूप की बात करें, संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का स्वरूप समाजवादी है, संविधान का स्वरूप पंथ निरपेक्ष है, भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म एक समान है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक भारत है, यहाँ जनता प्रतिनिधित्व करती है हर चीज का, गणराज्य है भारत, भारत का सर्वोच्च मुखिया हर 5 वर्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है, राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है, गणराज्य है भारत। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, इसीलिए 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणराज्य हमारा भारत है, ये संविधान का स्वरूप ही तो है। यदि हम इसके बारे में बात करें कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है न्याय देना, संविधान का उद्देश्य है न्याय देना। और न्याय कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। यहां स्पष्ट रूप से लिखा है सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
यानी यहाँ संविधान का उद्देश्य क्या? संविधान का उद्देश्य न्याय देना है। न्याय कितने प्रकार से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अगर मुझे वोट डालने का अधिकार है, मेरे वोट की वैल्यू एक है, तो अंबानी के लड़के की वोट की वैल्यू भी एक ही है। ये नहीं है कि वो पैसे वाला है तो उसके एक वोट की जगह 2 वोट गिने जाएंगे, नहीं। ये तो होता है राजनीतिक न्याय। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यानी न्याय कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। और ये जो तीनों प्रकार के न्यायों की यदि हम बात करें तो ये हमने रूस की क्रांति से लिए हैं। रूस की क्रांति से लिए हैं। और रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जैसे कॉन्सेप्ट भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान में कहां से लिए? रूस की क्रांति से, जो 1917 में हुई थी। यदि हम इसके बाद की बात करें तो यहां पर हमें उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता देना। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता देना। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। यहां न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। यदि उन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करें तो उन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। एक विचार की स्वतंत्रता, नंबर 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 धर्म की स्वतंत्रता, नंबर 4 उपासना की स्वतंत्रता और नंबर 5 विश्वास की स्वतंत्रता। कई बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार से है? प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार से है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मेरे प्यारे दोस्तों, ये संविधान का उद्देश्य तो है। संविधान यही तो चाहता है कि विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, सभी को अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता हो। ये धर्म की स्वतंत्रता जो हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक देखते हैं, ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 में साफ लिखा हुआ है, सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये तो हम चाहते हैं, ये तो भारत का संविधान चाहता है, सभी को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहां दे रखी है? प्रस्तावना में तो दे रखी है। यदि हम यह बात करें नंबर 1 पे न्याय, नंबर 2 पे स्वतंत्रता, और हम नंबर 3 पर बात करेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये यहां लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता हो। यदि वैकेंसी निकली है सबको अवसर मिलना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। यदि हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे यहां पर नंबर 4 पर व्यक्ति की गरिमा, नंबर 5 पर राष्ट्र की एकता और अखंडता, और नंबर 6 पर लिखा हुआ है बंधुता। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रस्तावना को देखें,
प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को देखें तो प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है, संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भले ही संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने किया है, लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य वो भारत की जनता ही तो है। इसलिए संविधान का स्रोत भारत की जनता है, ये प्रस्तावना कहना चाह रही है। और संविधान का स्वरूप आप देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रस्तावना का उद्देश्य यानी संविधान का उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या है संविधान का, आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको संविधान का उद्देश्य पता चल जाएगा। पर संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुत्व भाईचारे की भावना। अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जैसे शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। बाकायदा पेपर में क्वेश्चन आता है, बाकायदा पेपर में क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये शब्द हमने कहां से लिए? ये शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। और ये 3 प्रकार के न्याय हमने रूस की क्रांति से लिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था। इसको 26 नवंबर को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हो रहा था, उस दिन लागू क्यों नहीं हुआ? इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ये जो हमने 3 शब्द पढ़े हैं फ्रांस की क्रांति से, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये बंधुत्व ये शब्द है और समानता यहाँ पर है और स्वतंत्रता ये है। यानी प्रस्तावना में जो लिए गए हैं स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। 3 प्रकार के न्याय हमने रूस की क्रांति से लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, यानी संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था कि हाँ यही प्रस्तावना होगी भारत के संविधान की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949 को, यानी 17 अक्टूबर 1949 को, जिस दिन दूसरा वाचन चल रहा था, दूसरे वाचन की लास्ट बैठक जो हो रही थी, क्योंकि पहला जो वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के वो 9 नवंबर 1948 तक है, लेकिन जो अगला वाचन है वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक है। तो ये जो हम तिथि देख रहे हैं, जो दूसरे वाचन की लास्ट डेट चल रही है, उस दिन 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना संविधान सभा ने स्वीकार की। यानी हम बात करें उद्देश्य का की, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन वो स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। वो उद्देश्य प्रस्ताव है, लेकिन हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना यही रहेगी भारत की जो हम आज देख रहे हैं, यानी प्रस्तावना यही रहेगी हमारे भारतीय संविधान की। ये कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। यदि हम बात करें कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। जिस दिन बनकर के तैयार हुआ उस दिन हमारे भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल भी लागू हुए, जिसमें नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, 9, राष्ट्रपति की शपथ से है, चुनाव आयोग से है, अस्थायी संसद से है, अस्थायी राष्ट्रपति से है। जब हम ये देख रहे हैं तो वो आर्टिकल लागू हो सकते हैं। तो
26 नवंबर 1949 को ही क्यों प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते? मेरे प्यारे दोस्तों, एक संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था के संथानम। इन्होंने कहा क्यों हम 26 नवंबर को प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू कराने के लिए संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था अलादी कृष्णामाचारी अय्यर। यानी अलादी कृष्णामाचारी अय्यर ये वही है जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने कहा कि जब हमारी प्रस्तावना में ऐसे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां गणराज्य शब्द दिखाई दे रहा है। जब हमारा भारत 26 नवंबर को तो गणराज्य नहीं है, इस दिन संविधान बनकर के ही तो तैयार हुआ है, और जिन अनुच्छेदों की आवश्यकता है उन्हें हम लागू कर दें तो यानी संविधान 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणराज्य हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए उसमें जो शब्द लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो शब्द लिखा है उस वजह से हमने अलादी कृष्णामाचारी अय्यर के कहने से 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू किया। प्रस्तावना लागू यानी प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी या 26 जनवरी को? तो आंसर है 26 जनवरी। किसके कहने से? अलादी कृष्णामाचारी अय्यर। किसने कहा था कि प्रस्तावना 26 नवंबर को ही लागू कर दी जाए? के संथानम ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना का आधार हमने उद्देश्य का को माना है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो फिर प्रस्तावना कहां से ली है? प्रस्तावना कहां से ली है? तो प्रस्तावना मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पूछे कभी भी कि प्रस्तावना कहां से ली है, किस देश के संविधान से ली है, तो आंसर है अमेरिका के संविधान से। यानी कभी भी पूछे कि प्रस्तावना भारत के संविधान में किस देश से ली है, तो प्रस्तावना किस देश से ली है? अमेरिका के संविधान से। क्योंकि दुनिया में सबसे पहला अगर लिखित संविधान किसी देश का है तो वो अमेरिका का। तो हमारे भारत में जो प्रस्तावना ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ये सभी वो पॉइंट है जो पेपर में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और हम जुड़े हुए शब्दों की बात करने वाले हैं जो प्रस्तावना से ही संबंधित हैं। हम बात करने वाले हैं बेरुबारीवाद की, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। प्रस्तावना में भी उसी तरीके से संशोधन कर सकते हैं जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कब कब दी? मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रस्तावना से जुड़े कुछ विवाद देखें तो एक विवाद है बेरुबारीवाद 1960। यानी कौन सा केस है? बेरुबारीवाद 1960। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके हम क्लास एक दिन बनाएंगे, वो अलग ही क्लास बनाएंगे, लेकिन यहाँ केवल प्रस्तावना की वजह से इस बेरुबारीवाद की बात बताने वाले हैं। ये एक बेरुबारी गांव है। जब भारत की आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसमें एक गांव था जो सीमा पर पड़ता था जिसका नाम था बेरुबारी। तो बेरुबारी गांव को लेकर के जब ये जिक्र हुआ था और समझौता भी हुआ था जिसे नेहरू नून समझौता कहा जाता है, जिस समय बेरुबारी गांव को लेकर के चर्चा हुई थी, समझौता भी हुआ था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज शाह नून और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए नेहरू नून समझौता इसको कहा जाता है। ये नेहरू नून समझौता 1960 में हुआ और भारत ने बेरुबारी गांव पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जो वर्तमान में बांग्लादेश है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया
जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर के स्टेटमेंट देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस बात में कहा था? बेरुगारी वाद में। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरुगारी वाद 1960 में कहा। यदि मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, एक केस था जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस है। इसमें केशवानंद भारती एक बहुत बड़े मठ के महंत हैं जो केरल में पड़ता है। केरल राज्य में एक बहुत बड़ा मठ है, उसके ये महंत है केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती की यहाँ जमीन से जुड़ा विवाद है। जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये केस भारत का अब तक का सबसे बड़ा केस है। इसमें 13 जज थे और जो फैसला आया था वो 7-6 से आया था, जिसमें 7 थे केशवानंद की तरफ और 6 थे भारत सरकार की तरफ। इस केस को सरकार हार जाती है। तो इस केस की बात हम अलग करेंगे जब हम केस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में जो 1973 का है उसमें प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है जिसमें उसी तरह संशोधन कर सकते हैं, इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार इसी प्रकार इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय को बदल रहा है। बेरुगारी वाद यानी बेरुगारी जो वाद है 1960 में हुआ, उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही उसने 1973 वाला जो केस देखा केशवानंद भारती वाला, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही बयान बदल दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, इसमें हम उसी प्रकार संशोधन कर सकते हैं जिस प्रकार संविधान के हम अन्य भागों में करते हैं। जैसे ही प्रस्तावना में संशोधन करने की बात आई 73 में, और इसी के बाद में इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में संशोधन कर दिया 42वां, और 42वां कब किया गया? 1976 में। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और ये 1976 में किया गया तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कभी भी आपसे पूछे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। तो जैसे केशवानंद भारती ने 1973 में कहा कि हम इसमें भी संशोधन कर सकते हैं, संसद इसमें भी संशोधन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि यह संविधान का आंतरिक भाग है।
तो जैसे ही संशोधन करने की बात आई तो जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, उसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रस्तावना से जुड़े हुए यही क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। प्रस्तावना की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।